इस वीडियो में हम लोग सीरीज एलआर सर्किट और सीरीज सीआर सर्किट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना है। जैसे कि जो आरएमएस वैल्यू होता है, जो आरएमएस वैल्यू उसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, आई आर एम एस या फिर आई। ये क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वहाँ पे कैपिटल आई जो होता है एनसीईआरटी में, उसको एनसीईआरटी ने आरएमएस वैल्यू ही मान रखा है। और वी आरएमएस और कैपिटल भी, ये क्या है, आरएमएस वैल्यू है, मतलब आरएमएस पोटेंशियल है। क्या है, आरएमएस पोटेंशियल। ये क्या है, आई आरएमएस और कैपिटल आई आरएमएस करेंट है। एनसीईआरटी में इसे डिनोट कर रखा है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ टर्म हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कुछ समझेंगे कॉन्सेप्ट, तो उसमें जब हम इस टर्म को यूज करेंगे तो उससे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है, आई एम क्या है, आई नॉट क्या है, आई आर एम एस या कैपिटल आई क्या है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा टर्म किसे डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो जो कैपिटल आई आर एम एस लिखा हो कहीं पे या फिर कैपिटल आई सिर्फ लिखा हो तो उसका मतलब है आर एम एस करेंट। अगर कैपिटल भी आर एम एस लिखा हो या फिर सिर्फ कैपिटल भी लिखा हो तो उसका मतलब है आरएमएस पोटेंशियल। ठीक, इस प्रकार हम लोग देखेंगे पीक वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई एम या फिर आई नॉट। कैपिटल आई एम लिखा हो या फिर आई नॉट लिखा हो उसका मतलब एक ही है, पीक करेंट, पीक करेंट। अगर वी एम, कैपिटल वी एम लिखा हो या फिर वी नॉट लिखा हो उसका मतलब क्या है, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। क्या है, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में। तो एनसीईआरटी में सिर्फ स्मॉल आई लिखता है, ब्रैकेट में टी नहीं लिखता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में टी भी लिख लिए क्योंकि जो एसी करंट है तो वहाँ पे क्या होता है, करंट और पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ स्मॉल आई स्मॉल भी लिखा है, मतलब कि जो स्मॉल आई जो लिखा है एनसीईआरटी में वो बताना चाहता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। जो स्मॉल भी है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है, क्योंकि एसी चैप्टर में क्या होता है, करंट और जो पोटेंशियल होते हैं वो टाइम के साथ वेरी करता है। तो जो स्मॉल आई है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। जो स्मॉल भी है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इस चैप्टर में ध्यान रखना है, इन केस ऑफ करंट एंड पोटेंशियल। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन केस ऑफ करंट एंड पोटेंशियल, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना किया हो तो हम लोग उसको आरएमएस वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। करंट और पोटेंशियल के केस में जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ बताया ना हो क्वेश्चन कि ये कौन सा करंट है, कौन सा पोटेंशियल है, वोल्टेज है, तो उसे हम आरएमएस वोल्टेज ही कंसीडर करेंगे। पावर के केस में, इन केस ऑफ पावर, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना किया हो तो हम लोग एवरेज वैल्यू कंसीडर करेंगे कि ये एवरेज पावर है। समझ में आ गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कंफ्यूज नहीं होना है। कि एक मान लेते हैं जैसे कि क्या होता है, जैसे कि एक एसी सोर्स है तो क्वेश्चन में क्या करता है ना, यहाँ पे लिख देता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ऐसे लिख देता है सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 220 वोल्ट लिखा है तो यहाँ पे कुछ हमें रिप्रेजेंट नहीं किया है कि जो पोटेंशियल है पीक वैल्यू है कि आरएमएस वैल्यू है, तो हमें इसे आरएमएस वैल्यू ही कंसीडर करना है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल या फिर वोल्टेज या फिर करंट न लिखा हो, न स्पेसिफाई किया हो, स्पेसिफिक किया हो कि कौन सा वैल्यू है, आरएमएस है कि पीक है, तो हमें आरएमएस वैल्यू ही कंसीडर करना है। ठीक इसी प्रकार अगर पावर गिवन है क्वेश्चन में, कुछ बताए नहीं कि ये पावर एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, तो हमें उसे एवरेज पावर ही कंसीडर करना है। समझ में आ गया। ये मतलब बेस है इस चैप्टर का, फाउंडेशन हम लोग भी तैयार कर रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एलआर सर्किट और एलसी सर्किट। अब देखिए, जैसे प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो करंट और पोटेंशियल होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। साइन ओमेगा टी दोनों सेम फेज में है। ये याद रखना है, ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि अगर प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस है, तो वहाँ पर जो करंट और पोटेंशियल होगा वो दोनों सेम फेज में होंगे। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो जो करंट है वो लैग करेगा पोटेंशियल को, कितने फेज एंगल से, π/2 90 डिग्री से।
अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो जो करंट है वो लीड करेगा पोटेंशियल को, कितने फेज एंगल से, π/2, 90 डिग्री से। मतलब कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करेगा और इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करेगा। ये अपने को ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में। अब देखते हैं कि अगर इफ जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो आई यहाँ पे एम क्या है बताओ, यहाँ पे एम क्या बताइए, एम क्या है, ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या है, एम पीक वैल्यू। यहाँ पे क्या देखे हैं, पीक वैल्यू डिनोटेड बाई आई एम या फिर आई नोट। यहाँ पे हम अगर हम आई नोट लिखें या फिर आई एम लिखें, ये पीक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ पीक वैल्यू ऑफ करंट। एनसीईआरटी में आई एम लिखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आई एम लिख कर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो आई एम क्या है, जो साइन ओमेगा टी के आगे लगा हुआ है आई एम, ये क्या है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। यह जो वी एम है, साइन ओमेगा टी के आगे जो वी एम लगा हुआ है, ये क्या है, वी एम हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं, वी एम क्या हम लोग समझेंगे कि पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है। वी एम लिखा हो या फिर वी नोट लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है बस। ये क्या है, ये पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है। जो वी एम है ये पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है। तो किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल गिवन है, अगर ऐसा गिवन हो कि अगर जो इंस्टेंटेनियस करंट हो वो आई एम साइन ओमेगा टी है और जो पोटेंशियल है किसी इंस्टेंट पे वो वी एम साइन ओमेगा टी है, तो इस केस में मतलब जब साइन के फंक्शन में गिवन हो, हम लोग को इसी चैप्टर में यही पढ़ना ही है, हम लोग को सिलेबस में यही है, साइन के फंक्शन में पढ़ना है। अगर साइन 90 प्लस ओमेगा टी मतलब कॉस थीटा, तो साइन का ही फंक्शन में है ना, वो साइन थीटा हो या फिर कॉस थीटा हो। कहने का मतलब जब इस फंक्शन में गिवन हो तो जो आई आर एम एस और वी आर एम एस होगा, इस पीक वैल्यू है, जैसे कि ये करंट का पीक वैल्यू है, ये पोटेंशियल का पीक वैल्यू है, तो लोग आई आर एम एस कैसे निकालेंगे, पीक वैल्यू बाई √2। मतलब कि आई आर एम एस इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम मतलब आई नॉट बाई √2, मतलब करंट का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। ठीक इसी प्रकार जो वी आर एम एस होगा वो क्या होगा, वी एम बाई √2। अगर इस फंक्शन में गिवन होगा तब हम लोग को सिलेबस में ही पढ़ना ही है, नीट का सिलेबस में यही पढ़ना है कि जो आई आर एम एस होगा वी आर एम एस होगा वो साइन के ही फंक्शन में होंगे। तो वहाँ पे जो आई आर एम एस जो करंट गिवन होगा किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे और जो पोटेंशियल गिवन होगा किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो साइन के फंक्शन में ही गिवन होंगे। तो इस केस में जो आई आर एम एस होगा और वी आर एम एस होगा वो क्या होता है, आई आर एम एस क्या होता है, पीक करंट तो आई एम बाई √2, और जो पीक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पीक पोटेंशियल वी एम बाई √2। अब देखते हैं ये क्या है, ये किसका सिंबल है, रेसिस्टेंस का। ये क्या है, इंडक्टर है। तो इंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेसिस्टेंस। मतलब कि जो ये है, जो ये इंडक्टर है, तो जो होगा ना इंडक्टर का रेसिस्टेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बस एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है, बस ध्यान रखना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, तो इंडक्टर का रेसिस्टेंस है बस। लेकिन इसके साथ हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ये हम लोग को साफ ध्यान रखना है। और ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, वो फ्रीक्वेंसी का देखिए यहाँ पे कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पे कैपेसिटर है, तो जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है बस। ये इस चैप्टर में नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया जो हमको समझना है। तो ये क्या है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस चैप्टर में नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है। उसका वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XC से। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/ωc। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1/ωc, यहाँ पे क्या था, ω/L। मतलब कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस था वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन कैपेसिटर के केस में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को ध्यान रखना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ बेसिक था, फाउंडेशन था इस चैप्टर का, जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम लोग और कुछ देख लेते हैं बेसिक, जैसे कि जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या, प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो हम लोग देखें
कि हम लोग पहले क्या देख चुके हैं कि जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट होता है, तो इस केस में करेंट और वोल्टेज, जो करेंट और वोल्टेज होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। प्योर रेसिस्टिव के सर्किट के केस में जो करंट और वोल्टेज होते हैं वो दोनों सेम फेज में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल गिवन है Vt क्या है, Vm साइन ओमेगा टी। किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो टाइम गिवन है वो क्या है, Im साइन ओमेगा टी। यहाँ पे Vm और Im क्या है, पीक वैल्यू है। जो हम लोग पहले देखे ना, जो हम लोग फाउंडेशन तैयार किए इस चैप्टर का, वहाँ पर हम लोग देखे ना कि जो Vm क्या होता है, पीक पोटेंशियल होता है। Vm लिखे या फिर V0 लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है Vm, इसलिए यहाँ Vm लिखे हैं हम लोग। तो जो Vm क्या होता है, पीक पोटेंशियल है। Im क्या है, पीक करंट है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं एसी चैप्टर, तो इस चैप्टर में क्या है, एसी चैप्टर में जो करंट होता है और जो पोटेंशियल होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है। तो किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल गिवन है Vm साइन ओमेगा टी, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो करंट गिवन है Im साइन ओमेगा टी, ये दोनों सेम फेज में होते हैं। किसके केस में, रेसिस्टेंस के केस में। तो जब सेम फेज में है तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ड्रा करें फेजर डायग्राम, तो यहाँ पे जो V और I होगा वो दोनों सेम ही लाइन पे आएंगे, सेम ही लाइन पे आएंगे, क्योंकि दोनों सेम फेज में है तो दोनों ओवरलैप करेंगे। दोनों सेम फेज में है तो दोनों एक ही लाइन पे आएंगे। तो ये फेजर डायग्राम को याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फेजर डायग्राम की हेल्प से, तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए, हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो पोटेंशियल और जो करंट है वो दोनों क्या है, सेम ही लाइन पे है, क्योंकि दोनों सेम ही फेज में है, फेज डिफरेंस जीरो है। प्योर इंडक्टिव के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है। ये ध्यान रखना है कि प्योर इंडक्टिव के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है पोटेंशियल्स को। कितने, π/2 90 डिग्री। लैग करने का मतलब क्या समझना है, पीछे चलना बस। लीड मतलब आगे चलना, लैग मतलब पीछे चलना। मतलब जो करंट है वो पोटेंशियल से पीछे होता है। कितना, π/2 90 डिग्री से। यहाँ पर देखिए हम लोग बनाए फेजर डायग्राम, यहाँ पे जो करंट है वो पोटेंशियल से पीछे है। यहाँ पे जो करंट है वो पोटेंशियल से पीछे है। कितना, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। तो इंडक्टिव के समय हम लोग को क्या ध्यान रखना है, जो करंट होता है वो वोल्टेज को लैग करता है, वोल्टेज से पीछे चलता है। कितना, π/2 90 डिग्री फेज। जैसे कि अगर किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल है, अगर वो Vm साइन ओमेगा टी है, तो करंट क्या होगा, ओमेगा टी माइनस π/2 लैग करेगा। कितना, 90 डिग्री। तो क्या होगा, Im साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, माइनस π/2। तो यहाँ पे करंट लैग करता है इंडक्टिव के सर्किट के केस में। अगर यहाँ पे हम Im देखें, यहाँ पे करंट क्या होता है, ओम्स लॉ में हम क्या पढ़े हैं, V = IR। तो I क्या होगा, V/R। लेकिन यहाँ इंडक्टिव सर्किट है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो I क्या होगा, V/XL, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो Im क्या होगा, मतलब पीक करंट क्या होगा, पीक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम से डरना नहीं है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। किसका, इंडक्टर का, स्क्वायर का रेजिस्टेंस है बस। यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जो XL क्या होता है, ओमेगा L। ओमेगा क्या होता है, 2πfL। मतलब जो XL है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी का बस। तो यहाँ पे हम जब बनाएंगे फेजर डायग्राम, तो जो करंट है वो चलेगा पीछे, किससे, पोटेंशियल से। कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लैग करता है, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, इसलिए चल रहा है पीछे पोटेंशियल से। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या होता है कैपेसिटिव सर्किट। तो ध्यान कैसे रखना है, C से कैपेसिटर, C से करंट, दोनों आपस में दोस्त हैं। तो दो दोस्त मिल जाएंगे तो लीड करेंगे, आगे चलेंगे। तो यहाँ पे जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज को। कितना एंगल से, 90 डिग्री से, π/2। तो यहाँ पे क्या होगा, जब करंट लीड करेगा तो पोटेंशियल से आगे होगा। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल नीचे है, करंट आगे है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। बस ये ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटिव सर्किट है वहाँ पे जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को। कितना, 90 डिग्री। तो अगर किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल गिवन है वो अगर Vm साइन ओमेगा टी है,
तो जो करेंट होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे करंट लीड करेगा पोटेंशियल को। समझ में आया। अब देखते हैं आई करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाई रेसिस्टेंस। करंट तो यही होता है ना, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। तो ये जो कैपेसिटर के केस में रेसिस्टेंस क्या होता है, एक्स सी। कैपेसिटर के केस में रेसिस्टेंस क्या होता है, एक्स सी। तो यहाँ पे एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आई एम क्या हो जाएगा, वी एम बाई एक्स सी। हम लोग के ओम्स लॉ में पढ़े हैं वी इक्वल टू आई आर, तो आई क्या होगा, वी बाई आर। लेकिन यहाँ पे आर नहीं हम लोग लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का रिएक्शन रिएक्टेंस रेसिस्टेंस क्या होता है, एक्स सी, जिसको हम लोग यहाँ पे नया टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आई एम क्या होगा, वी एम बाई एक्स सी। एक्स सी क्या होता है, अब ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एक्स सी क्या होता है, ये होता है 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ सी। मतलब जो एक्स सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ध्यान रखना है, कैपेसिटिव सर्किट में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंडक्टिव सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब पढ़ते हैं सीरीज एलआर सर्किट। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जो ये रहे ना रेसिस्टेंस को और इंडक्टर को सीरीज में कर दिए हैं कनेक्ट। यहाँ देखिए, तो हम एक पूछे क्वेश्चन कि अगर हम इसे कर दिए हैं सीरीज में कनेक्ट, तो जो पूरा सर्किट होगा वहाँ पे करंट लैग करेगा कि लीड करेगा, बताइए। रेसिस्टेंस के केस में क्या होता था, करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते थे। यहाँ देखिए इसके ठीक ऊपर, इसीलिए हम यहाँ पे समराइज किए हैं ताकि समझने में आसानी हो। रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, करंट यहाँ पे सामने देखिए, यहाँ इस डायग्राम को देखिए। रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर के केस में यहाँ पर ध्यान देना है, इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है पोटेंशियल से, वोल्टेज से, कितना, 90 डिग्री। तो ओवरऑल जो होगा सर्किट, इसमें करंट क्या करेगा, लैग करेगा, लेकिन 90 डिग्री से नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है, कुछ 90 डिग्री से कुछ कम एंगल पे करेगा। वो एंगल को हम लोग यहाँ पे फाई लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं, फाई। ओवरऑल सर्किट तो ये भी लैग करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टर कनेक्ट है, तो रेसिस्टर में दोनों सेम फेज में होते हैं, करंट और पोटेंशियल। लेकिन इंडक्टर में जो करंट और पोटेंशियल होता है वहाँ पर करंट लैग करता है, तो जो ओवरऑल सर्किट है उसमें करंट लैग करेगा। देखते हैं आगे। जैसे कि अगर देखिए इस सर्किट में, एलआर सर्किट में, अगर किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल है किसका, रेसिस्टेंस का, क्या है, वी एम आर, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर दिए हैं कि ये हम पोटेंशियल किसका है, पीक वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो वी एम साइन ओमेगा टी, ये अगर रेसिस्टेंस है, ये अगर पोटेंशियल है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर किसका, रेसिस्टेंस का, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, सोचिए। करंट देखिए पास हो रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट साइन ओमेगा टी। बताइए इसका पोटेंशियल क्या होगा। हम लोग को पता है कि इंडक्टिव के केस में करंट लैग करता है, करंट पीछे चलता है 90 डिग्री। तो अगर करंट का वैल्यू ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि चलता है पीछे पोटेंशियल से 90 डिग्री, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। समझ में आया। इंडक्टिव के केस में, जो इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, मतलब करंट चलता है 90 डिग्री पीछे वोल्टेज से, तो वोल्टेज चलेगा 90 डिग्री आगे। समझ रहे हैं, मतलब कि अगर इंडक्टिव सर्किट के केस में अगर करंट चलेगा 90 डिग्री पीछे, इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा वो 90 डिग्री आगे चलेगा करंट से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यहाँ पे एक ओमेगा टी लिखे हैं, एंगल तो फेज तो। अब इसका हम अगर दोनों का अगर हम वेक्टर सम करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सम नहीं कर सकते हैं, 2 2 4 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन के फंक्शन में है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यहाँ पे साइन के फंक्शन में है, यहाँ पे हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। दोनों को वेक्टर
डायग्राम बनाकर हम यहाँ पे फेज वेक्टर फॉर्म में हमें इसे सम करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम लोग ये जो पोटेंशियल है रेजिस्टेंस का किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अगर इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो करंट है और पोटेंशियल है दोनों सेम फेज में है, दोनों सेम लाइन पे है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ड्रा कर दिए, इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रा कर दिए। यहाँ पे जो करंट है और वोल्टेज है रेजिस्टेंस का दोनों सेम लाइन पे है। अब देखिए जो पोटेंशियल ऑफ इंडक्टेंस जो है वो इससे कितना आगे है, 90 डिग्री है कि नहीं। तो जो इसका पोटेंशियल है इंडक्टर का, इसे हम 90 डिग्री आगे ड्रॉ कर दिए। समझ में आया। पहले हम इसको यहाँ पे बस लिख दिए, करंट इस डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल भी सेम फेज में होगा रेजिस्टेंस के केस में। अब जब हम लोग को पता है जो रेजिस्टेंस जो इंडक्टर है, जो पोटेंशियल है इंडक्टर का वो 90 डिग्री आगे है रेजिस्टेंस से, तो इसे हम 90 डिग्री आगे ड्रॉ कर दिए। तो जो नेट पोटेंशियल होगा इस सर्किट का, एलआर सर्किट का, वो किसी इस डायरेक्शन में होगा, जो रिजल्टेंट होगा, जो नेट होगा, तो उसे हम वी नॉट बोल दिए। तो ये जो नेट पोटेंशियल है ये कितने डिग्री पे है रेजिस्टेंस से, यहाँ से देखें तो 5, मतलब कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो हॉरिजॉन्टल से 5 एंगल पे आएगा। मतलब अगर हम लोग ध्यान दें, इंडक्टिव के केस में जो पोटेंशियल था वो 90 डिग्री था, मतलब कि जो करंट लैग कर रहा था 90 डिग्री से, लेकिन एलआर सर्किट में भी करंट लैग तो कर रहा है, मगर जो यहाँ पे नेट पोटेंशियल आया है वो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है। यहाँ पे 5 एंगल है और ये एंगल है जो 90 डिग्री से कम है। लोग साफ देख सकते हैं 90 डिग्री तो ये है, तो 90 डिग्री से कम है, अभी भी करंट लैग कर रहा है। एलआर सर्किट में भी करंट तो लैग कर रहा है, मगर यहाँ पे 90 डिग्री से कम है। यहाँ पे उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 5। समझ में आया। मतलब कि अगर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के केस में जो करंट और पोटेंशियल है दोनों सेम फेज में है, दोनों एक ही लाइन पे है, और जो पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो तो लीड कर रहा है, वो तो आगे चल रहा है, तो वो तो कितना 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री ड्रॉ कर दिए। तो पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर और पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, तो दोनों को अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो किस इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जो नेट पोटेंशियल था दोनों का वेक्टर सम वो किसी 5 एंगल पे आया। मतलब कि यहाँ भी करंट तो लैग कर रहा है, मगर यहाँ पे 90 डिग्री से लैग नहीं कर रहा है, किसी पार्टिकुलर 5 एंगल से लैग कर रहा है। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, जो नेट आया है पोटेंशियल उसका वैल्यू क्या है, हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर सम क्या करेंगे, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, एक पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर है, दोनों का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है ना। जैसे कि इसको यहाँ पे ऐसे इस वेक्टर सम को लोग यहाँ पे ऐसे लिख दें, तो लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो हाइपोटेनस स्क्वायर था उसको हम लोग अंडर रूट यहाँ पर कर दिए, पाइथागोरस थ्योरम सुना रहा है ना। बस इसी को हम लोग जो वी आर है, जो पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर, वी इक्वल टू आई आर, तो आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर। आई एम क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एम एल को, वी एम एल क्या है, पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, मतलब कि पीक पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एक्स एल, वी इक्वल टू आई आर, तो वी यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर को हम लोग लिखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एक्सएल, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर कर दिए, जो करंट है उसको बाहर ले आए कॉमन लेकर, तो क्या यहाँ पे बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान दें तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, मतलब कि ये नेट रेसिस्टेंस है, ये क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर क्या है, नेट रेसिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का। और इस नेट रेसिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। जेड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पीडेंस है। ये कुछ नया टर्म इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टिव
सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रेसिस्टेंस नया टर्म यूज हुआ है। अब ठीक इसी प्रकार जो नेट रेसिस्टेंस है उसको लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। तो जो जो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे जेड से। उसका वैल्यू क्या है, √R² प्लस XL²। तो इसको लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। अब हमने क्या देखा कि जो करंट है यहाँ भी लैग कर रहा है, कितना 90 से लैग नहीं कर रहा है, अब लैग कर रहा है फाई एंगल से। जो फाई एंगल है वो 90 से कम है। तो देखते हैं कि फाई एंगल है क्या। तो tan फाई देखते हैं, tan फाई इक्वल टू क्या होगा, tan फाई इक्वल टू क्या होगा, XL/R। अब देखिए अब ई फेजर डायग्राम कैसे बनाए हम, देखिए जैसे कि यहाँ पे V है, V क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पोटेंशियल है इंडक्टर का, तो यहाँ पे क्या होगा IM/XL। करंट जो पास हो रहा है इंडक्टर में और रेसिस्टेंस इंडक्टर का, तो IM/XL लिख सकते हैं ना हम, VL को क्या लिख सकते हैं, IM/XL। तो यही XL को हम यहाँ पे लिख दिए। VMR को क्या लिख सकते हैं हम IM/R। तो इस R को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, तो सेम ही फेजर यहाँ पे बन गया, फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस आया, जो नेट रेजिस्टेंस आया, इम्पीडेंस आया, वो क्या आया, Z, जो किसी करंट से किसी फाई एंगल पे है। तो जो यहाँ पे tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, XL। इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पे वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं ना, वेक्टर शिफ्ट। तो इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, बस इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे ला दिए, ऐसे वेक्टर शिफ्ट कर दिए। तो P क्या होगा, XL/B, B क्या है R, P/B परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा क्या आया, XL/R। cos थीटा क्या आएगा, B/H मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे R, हाइपोटेनस क्या है Z, इम्पीडेंस, नेट रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू आ गया। अब पढ़ते हैं सीरीज CR सर्किट। तो पहले यहाँ पे हम लोग ये बताइए, यहाँ पे करंट लीड करेगा कि लैग करेगा, बताइए। जो रेजिस्टेंस है इसके केस में तो पोटेंशियल और करंट सेम फेज में है, लेकिन कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो लीड कर रहा है पोटेंशियल से। इसका मतलब इस सर्किट का जो नेट करंट होगा, जो करंट होगा वो भी लीड ही करेगा पोटेंशियल को, नेट पोटेंशियल को। तो ये दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। करंट तो सेम होगा मगर पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो जो नेट पोटेंशियल आएगा उसे ये करंट क्या करेगा, लीड करेगा, क्योंकि ये CR सर्किट है। R के जो रेजिस्टेंस के केस में तो दोनों जो होते हैं करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं, लेकिन कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो तो लीड कर रहा है ना पोटेंशियल को। तो जो ये CR सर्किट है इसमें जो करंट होगा वो भी तो नेट जो पोटेंशियल आएगा, जो वेक्टर हम लोग करके यहाँ पे देखे हैं, उसे तो लीड करेगा ना। समझ में आया। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, करंट और पोटेंशियल सेम फेज में है। समझ में आया। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हैं, रेजिस्टेंस के केस में जो करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में है। कैपेसिटेंस के केस में जो करंट है वो लीड कर रहा है पोटेंशियल को, कितना 90 डिग्री से। तो जो नेट सर्किट का जो होगा करंट, जो करंट है वो भी तो जो नेट पोटेंशियल को लीड करेगा ना, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री से नहीं करेगा, कुछ फाई एंगल से करेगा। समझ आया। तो मानते हैं कि इस सर्किट में आई करंट पास हो रहा है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसका वैल्यू क्या है I0 sin ωt। तो जो पोटेंशियल होगा रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो भी सेम फेज में होंगे करंट और रेजिस्टेंस। तो क्या होगा VMR sin ωt। यहाँ VMR क्या है, पीक पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस। VM क्या होता है, पीक पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई कर दिए हैं कि जो पोटेंशियल है VMR वो रेजिस्टेंस का है, पीक पोटेंशियल है, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है रेजिस्टेंस का। यहाँ जो हम लोग VNC लिखे हैं वो हम लोग स्पेसिफाई कर दिए हैं C लिख कर कि यह जो पीक वैल्यू ऑफ किसका है, पोटेंशियल, कैपेसिटर का। जो कैपेसिटर का जो अक्रॉस होगा पोटेंशियल वो क्या होगा, पीक वैल्यू VNC। तो यहाँ पे क्या है VR एट पर्टिकुलर टाइम, मतलब पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा VR sin ωt, क्योंकि ये करंट के फेज में ही होगा। हमको पता है करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है 0 होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं। यहाँ पे देखिए
तो इसीलिए हम लोग साइन ओमेगा टी यहाँ पे दोनों सेम होगा। लेकिन कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वो लीड करता है, आगे चलता है पोटेंशियल से। तो अगर यहाँ पे साइन ओमेगा टी है तो जो पोटेंशियल होगा वो चलेगा पीछे करंट से 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री माइनस पाई/2, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट लीड करता है, करंट आगे चलता है तो पोटेंशियल पीछे चलेगा करंट से कितना 90 डिग्री। इसलिए हम यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, वी सी साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्योंकि पोटेंशियल चलता है पीछे, करंट चलता है आगे, करंट चलता है आगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे तो अगर हम लोग बनाए फेयर डायग्राम, तो अगर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है और तो इसी डायरेक्शन में होगा पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, करंट के डायरेक्शन में ही होगा। तो हम लोग पता है कि जो यहाँ पे जो करंट है वो लीड करता है कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है उसको, तो करंट आगे होगा इससे पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर से, तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो 90 डिग्री पीछे होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो ये दोनों पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का दोनों का जो नेट होगा, जो नेट पोटेंशियल होगा इस पूरे सर्किट का, वो किसी इस डायरेक्शन में आएगा। जो किसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है ईस्ट की तरफ, ये है साउथ की तरफ, तो ये ईस्ट साउथ डायरेक्शन में आएगा, इधर। तो इसका फेज, इसका एंगल क्या है, जो नेट पोटेंशियल आया इस सर्किट का, उसका एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल से, फाई। तो यहाँ भी करंट तो लीड ही कर रहा है मगर 90 डिग्री से नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एल आर सर्किट है, सॉरी सी आर सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ गया है, तो यहाँ पे किसी फाई एंगल से लीड करेगा। अब देखते हैं कि ये जो आया है नेट पोटेंशियल, उसका वैल्यू क्या होगा। पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग VMR का स्क्वायर प्लस VMC का स्क्वायर। अगर हम इस व्यक्ति जो है ना वेक्टर, इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट किए, ऐसे शिफ्ट कर दिए, तो ये फाई, अब इसे हम लोग ढक देते हैं, तो इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो फाई यहाँ पे क्या होगा, ये जो V0 क्या होगा, ये बन जाएगा बेस, जो नीचे है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला जो होगा वेक्टर क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये है हाइपोटेनस। तो लोगों को क्या पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, V0, तो V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू VR बेस, VR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर को हम इधर ले गए तो बन गया अंडर रूट, समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग इसे लिखे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो V क्या होता है, IR, तो जहाँ पर रेजिस्टर है क्या हो जाएगा IM, मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट का स्क्वायर फिर रेजिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर है तो यहाँ पे क्या होगा IR, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव इंडक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा XC का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग करंट को लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू I, यहाँ पे जो R है वो क्या है, वो नेट रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का। इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। यहाँ पर जो करंट है वो लीड कर रहा है पोटेंशियल को, कितना फाई एंगल से। बस अगर यहाँ पे देखें हम लोग tan थीटा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, यहाँ पर tan थीटा क्या होगा XC/R, क्योंकि अगर हम लोग जैसे कि हम लोग ये फेयर को यहाँ पे ड्रॉ किए, तो यहाँ पे पोटेंशियल है VR, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं IR, V इक्वल टू IR। तो इस R को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, इस जो यहाँ पे जो पोटेंशियल है कैपेसिटर का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं XC को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ये बन गया। तो जो नेट जो आएगा रेजिस्टेंस वो किसी इस डायरेक्शन में आएगा Z, तो इस Z का वैल्यू क्या होगा, सॉरी इस Z का वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो यहाँ पर tan थीटा क्या होगा, tan थीटा, अगर इस वेक्टर को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, इसको इसे उठाए यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे ऐसे आया, इसको हम ढक दिए ऐसे। अब देखते हैं tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है XC, बेस क्या है R।
ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कॉस फाई क्या होगा, बी बाई एच, एच क्या होता है हाइपोटेनस, यहाँ पे बी क्या है आर, एच क्या है हाइपोटेनस जेड, यहाँ पे जेड, तो कॉस फाई। तो ये हम लोग देख लिए सीरीज एल आर सर्किट, सीरीज सी आर सर्किट, और यहाँ पे हम लोग प्योर रेसिस्टिव सर्किट भी समराइज कर लिए, रिवाइज कर लिए, प्योर इंडक्टिव भी और प्योर कैपेसिटिव भी। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो AIPMT में आ चुका है और नीट और NCERT में जो गिवन है क्वेश्चन, उसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं जो AIPMT 2011 में आया है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रेसिस्टेंस R एंड एन इंडक्टर L इन सीरीज, मतलब कि एक रेसिस्टेंस है और एक इंडक्टर है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, उसके क्रॉस हम लोग AC वोल्टेज लगा दिए हैं। इफ R एंड XL, मतलब इफ R रेसिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल टू 3 ओम, मतलब कि दोनों का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। तो फेज डिफरेंस क्या होगा ये पता करना है। तो अगर हम लोग देखें तो इस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं, हम लोग पता है। इंडक्टिव के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है पोटेंशियल से, कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाए फेजर डायग्राम, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, आर इस डायरेक्शन में होगा, एक्स जो एक्सेल है ऊपर होगा इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में होगा, जो एक्सेल है इस डायरेक्शन में आएगा। फेजर डायग्राम हम लोग पहले देख चुके हैं। तो जो नेट रेसिस्टेंस आएगा, जो हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, कुछ इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे फाई ऐसे बन गया, tan फाई क्या होगा, P बाई बी, पी क्या है एक्सेल, बी क्या है आर, तो P बाई बी आ गया। दोनों का वैल्यू क्या दिया है 3 ओम, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिए, तो tan फाई क्या आ गया 1, तो tan फाई 1 किसका होता है 45 डिग्री का, तो यहाँ पे फाई क्या आ गया, फेज डिफरेंस कितना आ गया 45 डिग्री। समझ में आया। तो ये जो फिगर हम कैसे बनाए, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। देखिए इसे हम समझा देते हैं। यहाँ पे जैसे कि इस केस में, रेजिस्टेंस के केस में करंट ऐसे होता है, करंट ऐसे होता है, करंट और ये है पोटेंशियल, दोनों सेम फेज में होते हैं, हम लोग पता है। इंडक्टिव केस में क्या होता है, करंट लैग करता है, मतलब करंट पीछे होता है पोटेंशियल से 90 डिग्री, तो ये है इंडक्टिव के केस में। तो ये भी है, ये पोटेंशियल है अक्रॉस एक्सेल, तो इसको हम क्या लिखते हैं आई एक्सेल लिख सकते हैं, आई एक्सेल। तो इस जो ऊपर आया है नॉर्थ डायरेक्शन में, इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे ये देखिए एक्सेल, ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, तो इस आर को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। समझ में आया। मतलब जो ये रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस के केस में ये करंट है और ये पोटेंशियल है, दोनों ये सेम फेज में होंगे। इंडक्टर केस में जो करंट है वो लैग करता है, मतलब करंट अगर ऐसे होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ये ऐसे ऊपर होगा, लैग करेगा। तो जो V है इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आई एक्स एल लिख सकते हैं। यहाँ जो V इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल में अगर R है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल में R है, तो एक्सेल किधर होगा, ऊपर होगा। यहाँ देखिए एक्सेल किधर है, ऊपर है, तो इस वेक्टर को हम ऊपर बना दिए हैं। समझ में आया। ये लोग पहले वेक्टर फेजर डायग्राम देख चुके हैं, यहाँ पे फिर समझा दिए। तो यहाँ पे R हॉरिजॉन्टल में आया और हॉरिजॉन्टल से ऊपर क्या आया, एक्सेल आया। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोल रहे हैं इम्पीडेंस, वो इस प्रकार आएगा, किसी फाई एंगल पे। tan फाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाई बेस एक्सेल बाई आर, एक्सेल और आर के वैल्यू पे दिया हुआ 3 ओम, यहाँ पे पुट कर दिए 1 आया, और tan फाई 1 किसका होता है 45 डिग्री का, तो फिर डिफरेंस कितना आया 45 डिग्री। ये था AIPMT 2011 का क्वेश्चन। अब देखते हैं फिर AIPMT 2011 क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है कि अ कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम, मतलब कि एक कॉइल है रेजिस्टेंस कितना 30 ओम, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है 20 ओम एट 50 हर्ट्ज। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। लेकिन अब क्या किया है, इफ एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट और 100 हर्ट्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, द करंट इन द कॉइल इज, मतलब अगर इसके अक्रॉस हमने जो AC सोर्स कनेक्ट किया है वो 220 वोल्ट कनेक्ट किया है और
सॉरी 200 वोल्ट कनेक्ट किया है 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला, तो इसका रेसिस्टेंस सोचिए क्या होगा। अगर इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 20 ओम है एट 50 हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज पे भाई कितना होगा। ये तो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, पहले देख चुके हैं। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो एफ का किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर 50 फ्रीक्वेंसी पे 50 हर्ट्ज पे अगर 20 ओम रेसिस्टेंस है तो 100 फ्रीक्वेंसी पे कितना होगा, दुगुना 40। तो यहाँ पे क्या लिख दिए 40। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किए हैं कि एक्सेल इक्वल टू क्या था ओमेगा एल, तो ओमेगा को कर सकते हैं 2 पाई एफ एल। यहाँ पे जो एफ फ्रीक्वेंसी है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अगर 20 ओम रेसिस्टेंस है तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस 40 ओम, दुगुना। तो जेड क्या होता है, ये हम लोग बनाए फेयर डायग्राम। यहाँ पे जेड क्या होता होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 30 ओम, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 ओम, यहाँ पर ये फाइंड आउट किए हैं, दुगना हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी डेवलप करेंगे तो 40 ओम। तो जो इम्पीडेंस होगा वो कितना आएगा 50 ओम। अब हमें निकालना है करंट, हमें निकालना है करंट। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि जो ये करंट है V इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिखे V इक्वल टू जेड, V आई इक्वल टू लिखे हैं V बाई जेड। ये जो करंट हमने बोला है क्वेश्चन निकालने के लिए, क्या बोला है RMS। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले करंट तब उसको RMS मानेंगे। ये जो यहाँ पे दिया है पोटेंशियल, ये क्या दिया है क्वेश्चन में, ये RMS पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन में। क्योंकि हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि ये पोटेंशियल क्या है, RMS है कि पीक है, इसको लोग RMS पोटेंशियल मानेंगे। तो ये पोटेंशियल क्या है, RMS है। ये जो करंट हम लोग निकाल रहे हैं ये कौन सा करंट है, RMS करंट हम लोग निकाल रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे जो हम लोग पोटेंशियल रखे हैं हम लोग RMS रखे हैं। यहाँ RMS 200 वोल्ट जो है ना गिवन क्वेश्चन में, वो RMS पोटेंशियल गिवन है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, कुछ बोला नहीं है, कुछ मेंशन ही नहीं है, तो हम लोग RMS पोटेंशियल मानेंगे। तो RMS पोटेंशियल कितना गिवन है 200 वोल्ट, यहाँ पे 200 लिख दिए। और जेड हम लोग इम्पीडेंस कितना निकालना है 50, जो नेट रेजिस्टेंस है इस सर्किट का वो कितना निकाले हम लोग यहाँ पे 50, यहाँ 50 पुट कर दिए तो कितना आया 4 एम्पियर। 4 एम्पियर क्या आया, ये RMS करंट आया है भाई, इसको ध्यान रखना है, RMS करंट आया है। अगर लिखता है क्वेश्चन में पीक करंट निकालिए तो IRMS इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग क्या पढ़े IRMS इक्वल टू क्या होता है IM, मतलब पीक करंट अंडर रूट 2। तो पीक करंट क्या होगा, IM क्या होगा अंडर रूट 2 इंटू IRMS। तो जो यहाँ IRMS क्या आया 4 एम्पियर, तो पीक करंट क्या होगा 4 अंडर रूट 2 एम्पियर। ये क्या आ गया, ये पीक करंट आया है। ये क्या आया, ये RMS करंट आया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है NCERT का। ये क्या बोल रहा है, ए रेसिस्टर ऑफ 200 ओम एंड कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू और 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सोर्स। अब यहाँ पे फिर देखिए NCERT में क्या गिवन है 220 वोल्ट। अब कुछ बताया ही नहीं कि वोल्ट क्या है, पीक वैल्यू है कि RMS वैल्यू है, से हम लोग क्या मानेंगे RMS वैल्यू ही मानेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। करेंट और पोटेंशियल के केस में जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम लोग क्या मानेंगे RMS वैल्यू। पावर के केस में जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम लोग क्या मानेंगे RMS पावर, सॉरी एवरेज पावर। ये एकदम याद होना चाहिए कि पोटेंशियल और करंट के केस में जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम लोग क्या मानेंगे RMS करंट और RMS पोटेंशियल। पावर के केस में जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो क्या बोलेंगे एवरेज पावर। तो यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है, क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रहा है तो हम क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे RMS पोटेंशियल मान लेंगे। समझ में आया। अब देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है, करंट इन द सर्किट और वोल्टेज RMS वोल्टेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है भाई RMS वोल्टेज फाइंड आउट करो। अक्रॉस रेसिस्टर, मतलब रेसिस्टर के अक्रॉस क्या है वोल्टेज V RMS R क्या है, और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है V RMS C। ये फाइंड आउट करना है अपने को। पोटेंशियल किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, और पोटेंशियल रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज टू वोल्टेज इसका इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। बताइए, हम लोग पहले वेक्टर हम लोग पहले देख चुके हैं
इन दोनों का ही जो पोटेंशियल होता है वही तो नेट पोटेंशियल आता है। तो पहला से कुछ हम लोग इसी सॉल्व कर लेंगे, इज नो मोर देन, हाँ होगा इक्वल होगा ना, जो इसका पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस, जो इसका पोटेंशियल होगा इसी का अगर हम लोग वेक्टर सम करते हैं वही तो जो नेट सोर्स का आता है वही तो आता है उसके इक्वल। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट था, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। एक सी क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो देखते हैं करंट दो सर्किट ना, तो देखिए एक सी क्या होगा 1/ओमेगा सी, ओमेगा क्या होता है 2πf/c, 2 इंटू 3.14 पाई के वैल्यू पुट कर दिए, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, सी कितना की मैंने 50 माइक्रोफैराड यहाँ पुट कर दिए, एक सी आ गया अपने को 212 ओम, कितना आ गया 212 ओम। अब निकालते हैं जेड इम्पीडेंस, तो हमको करंट निकालना है ना, ये करंट कैसे निकलेगा V/RMS/ZR, V इजिकल टू IR ओम्स लॉ से, तो I इजिकल टू क्या होगा V/R, मतलब लेकिन यहाँ पे हम लोग R नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट है। तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इम्पीडेंस, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस भी और कैपेसिटर भी। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है नेट, वहाँ पे इन लोग जेड लिख दिए, समझ आया। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करें जेड क्या होगा। तो जेड क्या होता है, यहाँ पे देखिए बनाए फेयर डायग्राम, अब जेड क्या होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, तो आर क्या गिवन है 220 ओम प्लस एक्स सी क्या फाइंड आउट किए 212 पुट कर दिए, रूट कर दिए, वैल्यू कितना आया 291.5 ओम इम्पीडेंस। अब IRMS क्या होगा V/RMS/Z, V/RMS कितना है 220 गिवन है, जब कुछ ना बोले तो क्या मानेंगे RMS, बस ये 220 वोल्ट यहाँ पुट कर दिए। जेड क्या उन्होंने यहाँ फाइंड करें 291.5, कितना आया वैल्यू IRMS का कितना आया 0.75 एम्पियर। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो V/RMS R हम लोग निकाल रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, क्या होगा IRMS इंटू आर, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे RMS बोला है तो RMS हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे RMS करंट लिखेंगे, ध्यान रखना है। अगर हम लोग को बोले RMS पोटेंशियल निकालने के लिए, जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना V/RMS, तो यहाँ पे IR लिखेंगे V इक्वल टू IR, तो यहाँ पे लिखेंगे ना करंट वो RMS पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग V/RMS निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं पीक वैल्यू V0, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग I0 लिखते हैं, I0R लिखते हैं। अगर पीक वैल्यू, अगर हम लोग पीक पोटेंशियल निकालेंगे तो पीक करंट के वैल्यू पुट करेंगे, इन्हें की जब पीक पोटेंशियल निकाल रहे हैं और करंट पुट कर दी RMS, नहीं कभी नहीं, पीक वैल्यू निकालना है, पीक पोटेंशियल निकालना है तो पीक करंट यहाँ पुट करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या किए, पोटेंशियल क्या लिखे हैं RMS रेजिस्टेंस का, यहाँ पे क्या होगा IRMS R IR, तो यहाँ पे हम लोग I निकाल चुके हैं, कितना IRMS कितना निकाल चुके हैं 0.75 एम्पियर, और R तो गिवन है क्वेश्चन में 200 ओम, तो कितना आ गया 150 वोल्ट। अब ये जो पोटेंशियल है V/RMS इसका कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा IRMS XC, IR मतलब इसका जो रेजिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं XC से। तो IRMS कितना है 0.75 हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, और XC 212 वोल्ट यहाँ फाइंड किए हैं, ये आ गया 260 वोल्ट। तो यहाँ पे जब हम लोग दोनों का करते हैं ना वेक्टर सम, तो वो 220 वोल्ट तो इक्वल ही ना आएगा। जो ये जो लोग V0 इसको बोलते हैं V0, ये दोनों का जो वेक्टर सम है, फेजर जो वेक्टर सम है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, बेस क्या है VR का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर इधर गया तो अंडर हो गया। VR की वैल्यू क्या है पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, तो 150 वोल्ट पुट कर दिए, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर क्या है 160 वोल्ट यहाँ पुट कर दिए, तो 220 वोल्ट आ गया। और ऐसे भी हमको लगता है, ऐसे भी समझना चाहिए कि जो नेट पोटेंशियल है, जो नेट सोर्स का जो पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल तो दोनों के बीच में डिवाइड होगा ना, सोचने का बात है। जो ये नेट पोटेंशियल है सोर्स का, यही पोटेंशियल तो इसके क्रॉस डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो दोनों का जो नेट पोटेंशियल होगा वो इसके सम के इक्वल ही तो होगा, मोर देन तो नहीं होगा। यहाँ पे पूछा क्या पूछा क्वेश्चन में, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज
पोटेंशियल दोनों का जो पोटेंशियल का जो एल्जेब्रिक सम होगा, जो वेक्टर सम होगा, इज मोर देन सोर्स वोल्टेज, तो नो द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट तरफ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, LCR सीरीज सर्किट। क्या पढ़ेंगे, LCR सीरीज सर्किट, और फिर उसमें भी 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू।